सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बाबा कपाल भैरव जी के विवाहोपरांत खिचड़ी भोग का आयोजन, अष्टभैरव भी हुए शामिल। मकबूल आलम रोड पर अचानक से गिरा विशाल पेड़, कई वाहन क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे लोग। गंगा का जलस्तर पुनः बढ़ाव पर, पितृपक्ष पर तर्पण करने वाले श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। और दशाश्वमेध व्यापार मंडल मिला नगर आयुक्त से पार्किंग स्टैंड में वाहनों का किराया कम करने की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को मकबूल आलम रोड पर अचानक एक पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। शहर के व्यस्ततम मकबूल आलम रोड पर बुधवार की दोपहर 3 बजे के बाद सड़क किनारे लगा एक विशालकाय पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ के गिरने से उसके नीचे दबकर एक कार और ऑटो सहित कई बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन संयोग ही था कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस और बिजली विभाग को दी और इलाके की लाइट कटवाई। मौके पर कुछ देर तक यातायात भी बाधित रहा। पेड़ के गिरने की सूचना पर पहुंची पुलिस और यातायात की टीम ने धीरे धीरे वाहनों को पास करवाकर यातायात सुगम करवाया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर वन विभाग की टीम को बुला लिया है, जो पेड़ को सड़क से हटाने की कोशिश में जुट गए। हमारे चाचा जी जो इसमें शुभम हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको लेने के लिए मैं आया और गाड़ी खड़ा गया, पेड़ जो है गिर गया ऑटो के ऊपर। आप गाड़ी में मौजूद थे क्या? जी, बगल में थे। बाल बचे? जी, बगल में थे। गाड़ी में नहीं, घायल नहीं हुआ। क्या नुकसान हुआ है? कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई है? गाड़ी मेरा पूरा पर्दा फट गया है, पूरी इसकी आगे का शीशा फूट गया है। ऑटो वाराणसी के वीवीआईपी जोन के रूप में जाना जाने वाला कचहरी स्थित सर्किट हाउस में बुधवार को एक हैरत अंगेज घटना देखने को मिली। वाराणसी के वीवीआईपी जोन के रूप में जाने वाला कचहरी स्थित सर्किट हाउस में बुधवार को एक हैरत में डालने वाला मामला सामने आया, जब मुख्य द्वार पर एक साधु बाबा सर्किट हाउस में प्रवेश करने की जिद करने लगे, जिस पर वहां खड़े सुरक्षाकर्मी ने सम्मानपूर्वक उन्हें बताया कि यह वीवीआईपी क्षेत्र सर्किट हाउस है, आप अंदर नहीं जा सकते। जिस पर बाबा बेहद गर्म होते हुए उखड़ गए और सुरक्षाकर्मी से उलझ गए। सुरक्षाकर्मी के बार बार अनुरोध के बावजूद बाबा का गुस्सा शांत नहीं हुआ और बाबा सुरक्षाकर्मी से अंदर प्रवेश देने की जिद पर अड़े रहे और वहीं पड़े एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। सुरक्षाकर्मी ने तत्काल इसकी सूचना अपने सहकर्मियों को दी तथा 112 नंबर पर सूचना देते हुए पुलिस बुलाई। पुलिस के आने के बाद भी बाबा बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी प्रकार उन्हें समझाया गया तो वह बाहर निकले। इस दौरान बाबा आक्रोश में भी दिखे और अपनी दाढ़ी का एक बाल नोचकर जमीन पर फेंकते हुए नजर आए। बहरहाल जब सुरक्षाकर्मियों ने उनका नाम पूछा तो अपने आप को गोलू बाबा बताया तथा महाकालेश्वर उज्जैन की नगरी का निवासी बताया। प्रकाश पांडे मेरा गुरु है, ब्राह्मण है, मैं गेला हूँ। अभी जाएंगे, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। किसको मारेंगे? जान से मारेंगे। दशाश्वमेध व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल नगर आयुक्त से अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर मिला। बुधवार को दशाश्वमेध व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल नगर आयुक्त प्रणय सिंह से नगर निगम में जाकर क्षेत्रीय समस्याओं के संदर्भ में मुलाकात किया, जिसमें निम्नवत बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया गया। पहला, गदौलिया में बने पार्किंग स्टैंड में वाहनों का किराया 20 रुपये प्रति 3 घंटे निर्धारित किया गया है। उससे ज़्यादा समय होने पर प्रति घंटे अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, जो कि वास्तव में ज़रूरत से ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में यदि एक दुकानदार का वाहन यदि 10 घंटे पार्किंग में रहेगा तो उसका एक दिन का किराया लगभग 80 रुपये के आसपास आ जाएगा, जो कि कहीं से भी जायज़ नहीं है। अतः दुकानदारों व कर्मचारियों के लिए एक निश्चित मासिक किराया शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया जाए, जिससे सड़क पर वाहन न खड़ा करके उसे पार्किंग स्टैंड में खड़ा किया जा सके। दूसरा, स्मार्ट सिटी में सुंदरीकरण अभियान में पूर्व में बने लग 10 शौचालय को तोड़ दिया गया।
एवं बनवाने के नाम पर प्रशासन द्वारा वादा खिलाफी करके केवल आश्वासन दिया जा रहा है। इस तरह आम जनता के मूलभूत सुविधा का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि सरासर अन्याय है। तीसरा, गदौलिया दशाश्वमेध मार्ग पर सुंदरीकरण के तहत आम जनता की सुविधा के लिए फुटपाथ को बहुत ही सुंदर बनाते हुए चौड़ा किया गया है एवं तीर्थयात्रियों व बुजुर्गों के बैठने के लिए पत्थर के बेंच भी लगाए गए हैं, जिस पर पटरी व फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकानें लगाई जा रही हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी की सुंदरता का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यदि हमारी मांगों को अनदेखा किया गया तो इस क्षेत्र के सभी नागरिक व व्यापारी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। नगर आयुक्त महोदय ने उक्त विषय को संज्ञान में लेते हुए कि क्षेत्र में होने वाली वाहनों की भीड़भाड़ और पब्लिक यूटिलिटी की मूलभूत जरूरत को समझते हुए आम जन की सुविधा हेतु उपरोक्त व्यवस्थाएं जल्द से जल्द क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से उप सभापति नरसिंह दास, बाबा संरक्षक श्री नारायण खेमका, अशोक जायसवाल, अध्यक्ष दिलीप तुलसियानी, महामंत्री सुरेश तुलसियान, उपाध्यक्ष मन्नू ओसवानी, सुशील मोहनानी, जय किशन खत्री आदि लोग रहे। दशाश्वमेध क्षेत्र को जो अभी सुंदरीकरण किया गया है, यह बहुत अच्छा कार्य किया गया है, लेकिन समस्या क्या है कि इसके सुंदरीकरण के साथ यहाँ समस्याएं बढ़ गई हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जिससे मुक्ति पाने के लिए ये काम किया गया था, वो यहाँ की पार्किंग बनाई गई है, जिसके लिए हम लोग करीब पिछले 15-20 साल से लड़ाई लड़े हैं। अब पार्किंग बन गई है, लेकिन पार्किंग के रेट इतने ज़्यादा हैं कि उसके अंदर हमारे कर्मचारी और ग्राहक उसमें गाड़ी नहीं खड़ी कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि दुकानदारों के लिए एक पूरा फ्लोर इनको हमें उपलब्ध कराएं और उसमें एकदम न्यूनतम रेट पे। सरकार ये ना सोचे कि हमें उसमें कितनी कमाई हो रही है या ठेकेदार को कितनी कमाई हो रही है, ये गलत बात है। सरकार को जनता की सुविधा देखते हुए कम से कम रेट पे उसको करना चाहिए। हम चाहते हैं कि 250 से 300 रुपया प्रति माह एक गाड़ी के लिए उनको वहाँ पे शुल्क लेना चाहिए। इससे अधिक लेने पर वो अफोर्डेबल नहीं होगा, लोग वहाँ गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे। अस्सी घाट पे अनियोजित ढंग से रैंप निर्माण के विरोध में दिव्यांगों ने मंगलवार धरना प्रदर्शन किया। अस्सी घाट पर अनियोजित ढंग से रैंप के निर्माण के विरोध प्रदर्शन में दिव्यांगों ने मंगलवार की शाम 4 बजे से धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इन दिव्यांगजनों का कहना था कि हम दिव्यांग भाइयों की मांग है कि रैंप के लिए सही स्थल का चुनाव किया जाए, ताकि क्षेत्रीय के साथ ही दूर दराज से आने वाले दिव्यांग, बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम लोग आसानी से मां गंगा के दर्शन और पूजन कर सकें। हम दिव्यांग भाइयों ने प्रशासन से अस्सी घाट पर रैंप बनाने की मांग की थी, ताकि घाट की ऊंची सीढ़ियों से बचकर हम मां गंगा तक पहुंच सकें। प्रशासन ने जगह का चयन नया अस्सी घाट पर बने नए गेट पर कर लिया था। पूरी योजना से हमें अवगत भी कराया गया था। योजना के अनुसार नया अस्सी घाट पर सुबह बनारस के मंच के ठीक पीछे से दिव्यांगों का रैंप बनाया जाएगा। सुबह और शाम को यहाँ आने वाले दिव्यांग पर्यटकों को इससे सुबह बनारस की आरती देखने में सुविधा होगी। साथ ही इससे नीचे कुछ सीढ़ियों पर बने कम ढलान वाले रैंप पर वह आसानी से मां गंगा को स्पर्श करने जा सकेंगे। महोदय, मगर कुछ क्षेत्रीय नेताओं के दबाव में प्रशासन ने यहां का प्लान बदल दिया। इस बाबत भी प्रधानमंत्री कार्यालय समेत अन्य अधिकारियों के यहां ज्ञापन सौंपा गया था। आश्वासन दिया गया था कि रैंप सही स्थान से बनाया जाएगा, मगर पिछले दिनों घाट के बीच से रैंप बनाने का काम शुरू कर दिया गया। हम दिव्यांग भाई बताना चाहते हैं कि बनने के बाद यह रैंप किसी तरह भी कारगर नहीं होगा। रैंप के लिए सुलभ शौचालय के बगल का मार्ग चुना गया है। सुबह यहाँ पर स्नानार्थियों और शाम को पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। पीछे से आने वाली गली में दोपहिया वाहन पार्किंग होने के कारण 4 पहिया वाहन घाट तक नहीं आ सकते। दुकानों और लोगों की भीड़ के बीच से दिव्यांगों का उतरकर घाट तक पहुंच पाना बेहद दुरूह कार्य है। ढाल ज्यादा होने के कारण दिव्यांगों के साथ यहां हादसे का भी डर हमेशा बना रहेगा। दूसरी तरफ नया अस्सी घाट पर रैंप बनाने का लाभ यह होगा कि दूर से आने वाले दिव्यांग पर्यटक अपने 4 पहिया वाहन से रैंप के बिल्कुल करीब उतर सकते हैं और यहां से व्हीलचेयर पर बैठकर सुबह बनारस की आरती और गंगा दर्शन आराम से कर सकते हैं। लेकिन हम दिव्यांगों की परेशानी पर प्रशासन ने ध्यान तक नहीं दिया और रैंप बनाने की खानापूर्ति की जा रही है। इसी के विरोध के लिए अस्सी घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया है। हम लोगों को यहाँ पे रैंप बनना था, जो ये रैंप जो भारत सरकार के गाइडलाइन में जो नक्शा पास किया गया था उसके तहत न बनाकर ये अपने मतलब कि तरीके से बना रहे हैं। और ये हम लोगों का जो पास हुआ था जो रैंप, ये सुबह में बनारस के मंच के पीछे से हुआ था, जो कि यहाँ के विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी और यहाँ के स्थानीय नेता के कहने पर ये पलटवार कर दिया गया है और इससे हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा और ये केवल पैसों की बर्बादी है सर। यहाँ से कहाँ इसको स्थानांतरण किया है? ये सर यहाँ से
100 कदम आगे कर दिया गया है, जहाँ की दिव्यांग न चढ़ सकते हैं न उतर सकते हैं। कोई मतलब कि समझ लीजिए एक्सेसिबल की कोई सुविधा ही नहीं है। दिव्यांग अपने से घाट पे नहीं उतर सकते हैं। ये जो पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइन में पास था, वहाँ से हम लोग एक घाट पे एकदम नीचे सीढ़ियों तक उतर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय में 2 अक्टूबर को लेकर विशेष आयोजन का प्रोमो व पोस्टर जीत की जिद और विराट रंगोली जारी हुई। बुधवार को केंद्रीय विद्यालय परिसर में जीत की जिद विराट रंगोली कार्यक्रम का पोस्टर एवं प्रोमो रिलीज कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर मनीष अरोड़ा प्रमुख डिजाइनर इनोवेशन सेंटर बीएचयू एवं श्री दिवाकर सिंह प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय बीएचयू, श्रीमती विनीता सिंह उप प्राचार्य, श्री सुशील कुमार मुख्य अध्यापक, कार्यक्रम के संयोजक कौशलेश कुमार के साथ केंद्रीय विद्यालय बीएचयू के समस्त शिक्षकों ने जीत की जिद नामक शीर्षक से संबंधित पोस्टर को जारी किया और इस कार्यक्रम का प्रोमो रिलीज किया। केंद्रीय विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर वाराणसी के तत्वाधान में डिजाइन इनोवेशन सेंटर, व्यावहारिक कला विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, अकत्व आर्ट फाउंडेशन नई दिल्ली एवं विकास ड्राइंग एम्पोरियम वाराणसी के सहयोग से विद्यालय के कलाध्यापक कौशलेश कुमार के निर्देशन में 2 अक्टूबर 2021 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के पावन दिन भारतीय स्वतंत्रता के गौरवशाली 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव को समर्पित एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जीत की जीत 50 बाई 50 फीट विराट रंगोली विद्यालय में बनने वाली है, जिसके द्वारा वीर सपूतों को नमन किया जाना है। इस विराट रंगोली कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय बीएचयू वाराणसी के 75 नवोदित कलाकार अपनी कलात्मक उड़ान को रंगोली पर महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, महामना मदन मोहन मालवीय एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपक्रम का साथ देशभक्ति थीम एवं अनेक नारों को रंगोली के रंगों के माध्यम से रचना करेंगे, जिसमें 400 किलो रंगोली बनाने की सामग्री का उपयोग किया जाएगा। प्रथम दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, द्वितीय ललित कला संकाय एवं डॉक्टर विभूति नारायण सिंह परिसर गंगापुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, तृतीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, चतुर्थ राजकीय कला महाविद्यालय चंडीगढ़, पांचवा राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर। उपरोक्त विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले 20 कलाकारों के द्वारा केंद्रीय विद्यालय बीएचयू के 75 नवोदित कलाकारों को विराट रंगोली कार्यक्रम में कला से संबंधित क्षेत्र की ओर अधिक बारीकियों से अवगत कराएंगे। बड़ी रंगोली बनाने जा रहे हैं और इस रंगोली का हमने 2 अक्टूबर को सेलेक्ट किया है, क्योंकि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस रंगोली बनाने का जो पर्पज़ है हमारा है, ये बहुत ग्रैंड होगा, बहुत बड़ी रंगोली होगी, अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा बनारस के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए इतनी बड़ी रंगोली। और सबसे बड़ा इसका उद्देश्य है कि हम अपने जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं और स्पेशली गांधी जी को हम लोग 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता भी हैं और हमारे देश को स्वतंत्र कराया है। और यहाँ वक्त कुछ है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwaghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात।
देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र में पीड़िता हिना कौसर को जब न्याय नहीं मिला तो उसने डीएम से न्याय की गुहार लगाई। थाने से नहीं मिला न्याय तो पीड़िता पहुंची डीएम दरबार के साथ साथ कमिश्नर में गुहार लगाने बुधवार को महिला जिला मुख्यालय पहुंची। बता दें कि मामला मड़वाड़ी थाने का है। पीड़िता हिना कौसर के अनुसार 12 वर्ष पूर्व उसका विवाह वाराणसी के ककरमत्ता इलाके के रहने वाले व्यवसायी मिराज अहमद अंसारी से हुआ था। वर्ष 2017 में पति मिराज की दुर्घटना में मौत हो गई। पीड़िता की 2 बेटियां हैं। पति की मौत के बाद ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता के अनुसार मृतक पति के भाई जो जयपुर में कारोबारी हैं ने अपने माता पिता एवं बहन बहनोई के साथ मिलकर पीड़िता को प्रताड़ित करते हुए घर से निकालने लगी एवं मानसिक यातनाएं देने लगी। 2 सप्ताह पूर्व पीड़िता की गैर मौजूदगी में ससुराल वालों ने पीड़िता का गहने, कपड़े आदि चुरा लिए। इस संबंध में जब पीड़िता ने मड़वाड़ी थाने पर लिखित तहरीर देकर कार्रवाई का अनुरोध किया तो थाना प्रभारी मड़वाड़ी द्वारा पीड़िता का मुकदमा पंजीकृत न कर टाल मटोल करने लगे। थाना मड़वाड़ी एवं ससुराल से प्रताड़ित महिला ने पुलिस कमिश्नर, एसीपी कैंट एवं जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही न होता देख पीड़िता पुलिस आयुक्त अपराध एवं प्रशासन सुभाष चंद्र दुबे से मिली, जहां पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा पीड़िता को न्याय का भरोसा दिलाया एवं थाना मड़वाड़ी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मेरी शादी यहाँ बनारस में 12 साल पहले हुई थी और मेरे पति की मौत 4 साल पहले बीएचयू कांड में हो गया था। और उसके बाद से मेरे सास ससुर, मेरे ननद नंदोई और मेरे जेठ मिल के सभी लोग मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर रहे हैं और मेरा पूरा मकान चोरी छुपे धोखे से मेरे जेठ ने अपने नाम करवा लिया और अब मुझे घर से बाहर निकालने के लिए दिन रात परेशान करते हैं और मेरा पूरा सामान वामान फेंक दिया और ताला तोड़ के पूरा लॉकर से मेरे गहने और जेवर सब चुरा लिए। और उसके बाद मैंने 112 पे पुलिस बुलाई, उसने आके जांच की और जांच में ससुराल वालों को दोषी भी पाया। और जब एफआईआर लिखाने के लिए मुझे थाना मड़वाड़ी पे भेजा तो एसओ सर ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और आज 12 दिन बीत गए लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और मुझे बार बार मैं वहाँ जाती हूँ लेकिन मुझे जो है वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। और मैं एसपी, डीएम, कमिश्नर सब जगह एप्लीकेशन दरखास्त देते देते थक गई हूँ। मैं एकदम हार गई हूँ। मेरे पास कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। मैं किससे अपनी फरियाद करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे ससुराल वाले मुझे हर तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, 10 साल की, 6 साल की। मैं उनको कहां लेके जाऊं? मैं बहुत परेशान हूं। आप पेशे से शिक्षिका भी हैं क्या? हाँ जी, मैं एक सहायक अध्यापिका हूँ। मैं 2015 से जौनपुर ज़िले में ड्यूटी कर रही थी और अब मार्च से मैं यहीं ट्रांसफ़र हो गया, हमारा यहीं रहते हैं। अब रह कहाँ रही है? मैं अभी अपने मकान पे रह रही हूँ, वहीं पे रहती थी 12 सालों से और ड्यूटी यहीं से रह के कर रही थी। आज एसएसपी साहब से मुलाकात की है? हाँ आज, हाँ क्या बोला है? उन्होंने कहा है एफआईआर दर्ज करने के लिए। अभी किससे मुलाकात हुई आपकी? एसएसपी सर थे। क्या बोला उन्होंने मेरे सामने ही थानाध्यक्ष मड़वाड़ी को फ़ोन किया और उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए उनको बोला। किस तरह की कार्रवाई चाहती है? उन्होंने मेरे दरवाजे का ताला तोड़ के मेरा सामान फेंक दिया, मेरे जेवर ले लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे जेवर वापस कर दें और मुझे उस घर में रहने दें। किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री घनश्याम पटेल के नेतृत्व में एक बैठक संपन्न हुई जिसमें 26 तारीख को लखनऊ में होने वाले किसान सम्मान रैली को लेकर चर्चा हुई। आगामी 26 तारीख को लखनऊ में होने वाले किसान सम्मान रैली को लेकर सर्किट हाउस में बैठक लेने पहुंचे किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री घनश्याम पटेल किसान मोर्चा जनपद वाराणसी के पदाधिकारियों से कहे कि 2022 में सेवा ही संगठन के मूल मंत्र तथा केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की किसान कल्याणकारी नीतियों के साथ जनता के समक्ष जाने हेतु संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और किसानों के हित के लिए निरंतर जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर किसानों के हित में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
चाहे वह मिला परीक्षण की बात हो, चाहे किसान कल्याण सम्मान निधि की बात हो, चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे जैविक खेती की तरफ किसानों को अग्रसर करने की बात हो, पशुपालन की बात हो, मत्स्य पालन की बात हो, हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर अपने संकल्प को दोहराते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के किसान मोर्चा के अध्यक्ष रामप्रकाश बीरू ने कहा कि लखनऊ की रैली में वाराणसी जनपद के अपने सभी पदाधिकारियों के साथ लगभग 500 किसानों को किसान सम्मेलन रैली में लेकर जाया जाएगा। सरकार निरंतर उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जनपद के हर ब्लॉक में किसान मेला का आयोजन, हर किसानों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है और नए नए गुण सिखा करके आत्मनिर्भर किसान बनाने के लिए अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस अवसर पर पवन चौबे, उपेंद्र दुबे, जितेंद्र सिंह, जीतू, दीपक सिंह, आशीष राय, रिंकू, रमेश सिंह, अनुराग, बाबू विश्वकर्मा, पंकज भारद्वाज, शैलेश मिश्रा, रवि मिश्रा, कौशल मिश्रा, हौसला पांडे, शेषधर चौबे सहित आदि पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। किसान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो काम किया है, किसान का खेत खलिहान मजबूत हो उस दिशा में जो प्रयास किया है, उन सब पर चर्चा करेंगे। और 26 तारीख को लखनऊ में किसान सम्मेलन का आयोजन है। आज इस बैठक के माध्यम से काशी के भी अपने उन सभी सम्मानित किसानों का आह्वान करने आए हैं, उनको आमंत्रण देने आए हैं कि आप उत्तर प्रदेश के किसान सम्मेलन में आइए और आपकी सरकार ने आपके लिए जो काम किए हैं उसके लिए हम सरकार का आभार भी व्यक्त करेंगे, योगी जी के प्रति अपना आभार प्रकट करेंगे। साथ ही साथ फिर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेके वहाँ से वापस आएंगे और पुनः 2022 में मजबूत इरादों के साथ भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का अभियान पूरा करें। एक बार फिर विगत कुछ दिनों में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर विगत कुछ दिनों में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर की जाए तो पितृपक्ष शुरू हो गया है और लोग तर्पण आदि के लिए गंगा घाटों पर आ रहे हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट से आसपास के घाटों का संपर्क टूट चुका है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो विगत से 7 दिनों में 6 से 7 फीट पानी ऊपर चढ़ा है। फिलहाल पानी ठहराव की स्थिति में है, लेकिन कभी भी स्तर में वृद्धि हो सकती है। तर्पण आदि करने आने वाले लोगों की अगर माने तो उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, गंगा के जलस्तर के बढ़ने के साथ ही सतुआ बाबा आश्रम के समीप से सीवर का पानी भी गंगा में आ रहा है और वहीं सीवर का पानी मणिकर्णिका घाट की ओर जा रहा है, जिससे तर्पण करने आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों की माने तो कहीं न कहीं उनके आस्था पर यह आघात है। इसको रोकने के लिए प्रशासन को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में मंगलवार की शाम 7 बजे से लेकर बुधवार शाम 4 बजे तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं रिकॉर्ड की गई है। गंगा का जलस्तर पिछले 21 घंटे से स्थिर है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बुधवार शाम 4 बजे तक गंगा 65.9 मीटर पर बह रही थी। हफ्ते के अंदर ये 7-8 फुट पानी बढ़ा है, 2-2.5 फुट पानी अभी घटा है। आज के डेट में पानी का रुकाव बना भैया है। संभव हो सकता है कि इसके ऊपर फिर बढ़ जाए। इससे कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या, देखिए रास्ता पूरा बंद है मणिकर्णिका का, जाने आने का सिंधिया घाट सभी घाटों का रास्ता टूटा गया है। और यहाँ पर सीवर नाला चालू है सतुआ बाबा आश्रम से सीवर। यहाँ सब यात्री 100 यात्री या तीर्थ पुरोहित, तीर्थ यात्री, ये सब उसी में आकर के तर्पण कर रहे हैं, पिंड श्राद्ध कर रहे हैं पानी में हल्के। ये क्या भावना है लोगों का? ये मतलब हमारे तीर्थ के को खिलवाड़ बना के उसको मजाक किया जा रहा है। आज 15 दिन से पानी का गति यही चल रहा है। सीवर का नाला बह रहा है, गंगा में आ रहा है और गंगा स्वच्छ रखिए। नाला भी उभड़ के चला आया कालीडोर से यहाँ, जो कि मध्याह्न मणिकर्णिका हरोहरि सायुज्य मुक्ति प्रदो, जहाँ वेदों में ये लिखा गया है, वहीं पर ब्रह्म नाला एकदम प्रत्यक्ष रूप में उभड़ के चला आया है। तो इस नाले का भी इंतजाम अगर आपके मीडिया के माध्यम से हो जाए, सरकार को ये मालूम चल जाए, तो बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। हम तो कहते हैं यहाँ का विकास विश्वनाथ विकास प्राधिकरण विश्वनाथ मंदिर के हवाले है, अगर वो चाहेंगे तो ये रुक सकता है। कॉरिडोर वालों ने सतुआ बाबा के गेट के पास से शिविर को रोक दिया, जो ललिता घाट जाता था उसको रोक दिया, उसी से ये शिविर बह रहा है इधर विगत 15 दिनों से।
और मैंने यही जेई सबको फ़ोन किया, सब वही इनके को बोल रहे हैं उनसे बात करिए, कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। सीवर के साथ गंगा का बढ़ना कितना खतरनाक हो गया? सीवर के संग गंगा बढ़ के उसी में मिल जा रही हैं, उसी में लोग तर्पण कर रहे हैं, उसी में अपना पिंडदान कर रहे हैं नल के पानी में। हाँ, अरे बहुत दिक्कत है कि दिक्कत पूछ रहे हैं। अब समझ लीजिए आप कि हमारे पूर्वजों का तर्पण नल के पानी से हो रहा है, पिंडदान नल के पानी में हो रहा है। अब आप लोग ध्यान देंगे नहीं और प्रशासन ध्यान दे नहीं रही है। काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव का मंगलवार को विवाहोपरांत खिचड़ी की रस्म अदा की गई, जिसमें बाबा का विधिवत श्रृंगार किया गया। बाबा श्री कपाल भैरव जी के विवाहोपरांत मंगलवार को खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम बाबा श्री लाट भैरव के विशालकाय लिंग रूप प्रतिमा को स्नान कराकर नवीन वस्त्र, रजत, मुंडमाला, गेंदा, गुलाब दौना आदि पुष्पों की माला से सुसज्जित किया गया। तदुपरांत अष्ट भैरव सहित जगत जननी माता काली का विधिवत श्रृंगार किया गया। गर्भगृह में बने भव्य पंडाल में मस्तक पर भस्म लगाए लाल वस्त्र में बाबा श्री की अद्भुत छवि का दर्शन हर कोई अलौकिक आनंद की अनुभूति कर आध्यात्मिक शक्ति को आत्मसात कर रहा था। अष्ट भैरवों में बाबा असितांग भैरव, रुर भैरव, चंड भैरव, क्रोधन भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, संहार भैरव, भीषण भैरव रहे। परंपरानुसार कजाकपुरा स्थित मंदिर प्रांगण में लाट भैरव जी के साथ अष्ट भैरवों को खिचड़ी, पूड़ी, सब्जी, खीर आदि व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। कोविड के कारण भंडारे का आयोजन स्थगित करते हुए भक्तों में प्रसाद के पैकेट का वितरण किया गया। विदित हो कि सामान्य दिनों में भंडारे के आयोजन में कई हजार भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। शाम से लेकर मध्य रात्रि तक बाबा के दर्शन और प्रसाद के लिए भक्तों की कतार लगी रहती थी, लेकिन इस वर्ष नज़ारा कुछ अलग दिखा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा देर रात्रि तक दर्शन पूजन का क्रम चलता रहा। तत्पश्चात पुजारी चंदन पांडे ने अष्ट भैरव की 8 विधियों से आरती की। सभी ने सस्वर भैरवाष्टांग का पाठ किया। अध्यक्ष हरिहर पांडे ने कहा कि समस्त कार्यक्रम सकुशल सानंद संपन्न करवाने में सहयोग हेतु सभी सनातनी धर्मावलंबियों सहित जिला प्रशासन के अतुलनीय सहयोग के लिए मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इसी के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम को संपन्न करवाए जाने के उपरांत विराम दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष हरिहर पांडे, उपाध्यक्ष बसंत सिंह राठौर, प्रधानमंत्री छोटेलाल जायसवाल, मंत्री मुन्ना लाल यादव, विक्रम सिंह राठौर, शिवम अग्रहरी, बच्चे लाल, अजय सिंह, कर्णशंकर, राजकुमार आदि रहे। मासिक पत्रिका सोच विचार द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा में बुधवार को आयोजित नवगीत और काशी विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मासिक पत्रिका सोच विचार द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा में बुधवार को आयोजित नवगीत और काशी विषयक संगोष्ठी हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में विचार व्यक्त करते हुए समीक्षक एवं गीतकार डॉक्टर इंदिवर ने कहा कि हिंदी साहित्य की दूसरी विधाओं की ही तरह नवगीत के उद्भव एवं विकास में भी काशी का योगदान सर्वोपरि है। नवगीत नाम का सबसे पहले किसने प्रयोग किया या पहला नवगीतकार कौन है, इस तरह के प्रश्न महत्वहीन है, क्योंकि सतत एवं सहज विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत गीत में भी नवता आई, जिसे हम चाहे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के गीतों में बड़ी सरलता से रेखांकित कर सकते हैं। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि मुजफ्फरपुर से पधारे समीक्षक एवं गीतकार डॉक्टर संजय पंकज ने अपनी कई रचनाएं सुनाई। गोष्ठी का विषय प्रवर्तन प्रोफेसर श्रद्धानंद ने किया तथा आगत अतिथियों का स्वागत श्री सभाजीत शुक्ल ने किया। गोष्ठी का संचालन डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रामसुधा सिंह ने किया। प्रारंभ में अभ्यागतों का सम्मान संपादक नरेंद्र नाथ मिश्रा एवं संयोजक वासुदेव ओबेराय तथा श्री केदारनाथ राय ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र आहूति, डॉक्टर राम अवतार पांडे, सूर्य प्रकाश मिश्र, संजय गौतम, श्री राम माहेश्वरी, सीमांत प्रियदर्शी, दीपेश चौधरी, प्राची पाठक, योगेश चतुर्वेदी आदि लोग
उपस्थित थे। सत्ता के संत हैं, जनता के कंत हैं, और कहते हैं लोग बाग, कहते हैं लोग बाग, घोंघा बसंत है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।